हाय गाइस। तो आज बात करते हैं 5 और कंपनीज के जो क्वार्टरली के जो अपडेट्स आए हैं, रिजल्ट के अपडेट आया है, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि जो Q2 में नंबर्स आने वाले हैं वो किस हिसाब से आएंगे। तो एक तो मैं गोदरेज कंज्यूमर्स की बात करूंगा जो एफएमसीजी में है, बड़ी कंपनी है, सबको पता होगा राइट। तो उसमें एक दो डेवलपमेंट्स हैं, मुझे लगा उसके बारे में भी बात कर लूं। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, उसका जो अपडेट है रिजल्ट का वो बड़ा ही खतरनाक आया था और उसको टाइम हो गया, एक डेढ़ हफ्ता हो गया है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो 10% क्यों एकदम से गिर गया था, अभी एक डेढ़ हफ्ते पहले वो गिरा था जब। तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर ईसैफ बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, केरला बेस्ड, उसके बारे में बात करेंगे, उसका भी अपडेट आया है कुछ। और उत्कर्ष का किसी ने कल कमेंट में मुझसे पूछा था कि उत्कर्ष को भी डिस्कस करो, वहाँ पे उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी 92% पे आ गई है। तो मेरे को लगा इंटरेस्टिंग है और मिस हो गया था मुझसे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उत्कर्ष को भी डिस्कस करूंगा। और एक सूर्योदय, जो सूर्योदय एसएफबी है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो तीन इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे, एक कंज्यूमर वाला हो गया एफएमसीजी कंपनी, और एक आपका माइक्रो फाइनेंस में है। तो पहले गोदरेज को डिस्कस करके उसको हटाते हैं साइड में, जो एफएमसीजी कंपनी है। तो उनका जो अपडेट आया है वो कोई बहुत एनकरेजिंग अपडेट नहीं आया है। अब आपको ये समझना है कि जो ये एफएमसीजी कंपनीज हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी हैं। तो अगर ये आगे कह रही हैं कि हम हाई सिंगल डिजिट्स करेंगे, वॉल्यूम का, अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ, यूवीजी जिसे हम कहते हैं, तो ये कहती हैं हम हाई सिंगल डिजिट करेंगे। स्टैंड अलोन में भी जो इनका इंडिया का ऑपरेशंस है और जो इसका इंडोनेशिया वाला है, उसमें भी ये कह रहे हैं हम हाई सिंगल डिजिट का अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। तो इससे ज़्यादा ये ग्रो कर भी नहीं पा रहे हैं। और पहले इनका जो गाइडेंस था, जिन्होंने थोड़ा देर टाइम पहले पिछले क्वार्टर में दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारा जो एबिटा का ग्रोथ होगा कंसोलिडेटेड लेवल पे, वो मिड टीन्स में होगा। मिड टीन्स का मतलब 15, 16, 17% इस हिसाब से होगा। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है, बिकॉज पाम का जो रॉ मटेरियल, जो इनका बेसिक रॉ मटेरियल, उसका प्राइसेस बढ़ा है। और इन्होंने एक मतलब दे आर रिलेक्टेंट टू इंक्रीज द प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स इन वन गो। तो ये थोड़ा वहाँ पे थोड़ा प्राइस प्रेशर झेल इसीलिए इसीलिए भी रहे हैं, इसीलिए प्राइस को नहीं बढ़ा रहे हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये सारा का सारा प्राइस पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर्स को एक ही झटके में, तो मार्केट शेयर इनके हाथ से जाने का एक रिस्क रहता है। इसीलिए ये थोड़ा भी वेट एंड वॉच वाले मोड में देखेंगे कि क्या होगा। और इनका जो, जिसे GAUM कहते हैं, जो इनका अफ्रीका का और यूरोप का और मिडिल ईस्ट का जो सेगमेंट है, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा इनका इन्वेंट्री का इशू आ रहा है। तो इसीलिए हाई सिंगल नहीं, मतलब थोड़ा सा सिंगल डिजिट का डिक्लाइन आएगा अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ में। तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। और मेजर इनको थोड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है नाइजीरिया में, जो इनको इससे पहले से भी आ रहा है। तो नाइजीरिया में क्या चल रहा है कि जो पहले नाइजीरिया और एथियोपिया की जो करेंसीज थी, और ये काफ़ी अच्छी बड़ी कंट्रीज हैं अफ्रीका की, और काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो आप देखेंगे ना पिछले क्वार्टर्स में, जो जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, टू व्हीलर्स की, जो यहाँ एक्सपोर्ट करती हैं नाइजीरियन एथियोपिया में, तो उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उनका करेंसी डिप्रिशिएट कर रहा था। तो पहले तो वो एक्सचेंज रेट जो उनका था वो फिक्स था, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती थी उसे। उनका जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में भी होता है कि कुछ होता है तो सेंट्रल बैंक जाके, जैसे इंडिया INR बहुत अगर गिर रहा है, तो सेंट्रल बैंक जाके डॉलर्स को बेचता है। तो अगेन सप्लाई डिमांड वाली, सप्लाई बढ़ जाती है, डॉलर की वैल्यू गिर जाता है थोड़ा, तो जो INR जो स्पीड से गिर रहा है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया, एथियोपिया और नाइजीरिया की कंट्रीज ने अपनी जो एक्सचेंज रेट है, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, उसको फ्लोटिंग पे कर दिया। पहले एक्सचेंज में था, अब फ्लोटिंग पे है। तो अब कोई रुकेगा नहीं, अब वो सिर्फ मार्केट डिसाइड करेगा कि रेट कहाँ जाना है। तो डिप्रिशिएट कर रही है वहाँ की करेंसी। अब करेंसी जब भी डिप्रिशिएट करती है तो आपको दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका इम्पोर्ट महंगा हो जाता है, और एक्सपोर्ट थोड़ा क्या ठीक ठाक रिलेटिवली चीप हो जाता है। जैसे अगर इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया में अगर जो एक्सपोर्ट, हमको अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हम यूजुअली कहते हैं कि करेंसी को डिवैल्यूएट होने दो, डिप्रिशिएट होने दो। अभी 82 83 जितना भी चल रहा है उसको होने दो, धीरे धीरे विद टाइम उसको 90 तक लेके जाओ। ऐसा 90 बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई अगर इमीडिएटली सोचेगा, बट हाँ, उस डायरेक्शन में इसको धीरे धीरे लेके जाओ। तो एक्सपोर्ट के लिए वो अच्छा हो जाता है, बट एट द सेम टाइम वो इम्पोर्ट के लिए महंगा हो जाएगा। हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हुई है ना यहाँ पे। तो एथियोपिया और नाइजीरिया में यही चीज़ चल रही है कि उनकी करेंसी सिंस डिप्रिशिएट हो गई है आफ्टर दे कन्वर्टेड देयर एक्सचेंज रेट फ्रॉम फिक्स टू फ्लोटिंग रेट्स। तो वहाँ पे बिकॉज उनका करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है, तो इम्पोर्ट बहुत महंगा हो गया है। इम्पोर्ट जब इतना ज़्यादा एकदम से महंगा होता है, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आता है, आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो बढ़ जाती हैं, महंगाई आ जाती है उनमें। तो इसीलिए
वन ऑफ द रीजंस कि वहाँ डिमांड का स्लो डाउन चल रहा है, जो पर्टिकुलरली बाहर से इम्पोर्ट होकर चीज़ें आती हैं, और एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदा है, लेकिन वो एक लैग के बाद आता है। पर अभी हमको सिर्फ इससे मतलब है कि नाइजीरिया का जो यूनिफिकेशन चल रहा है करेंसी का, उसके वजह से भी जो गोदरेज कंपनी है, कंज्यूमर जो गोदरेज कंज्यूमर है, और रिलेटेड आप देखेंगे कि काफ़ी सारी मैनेजमेंट की कमेंट्रीज में एफएमसीजी भी और ऑटोमोबाइल में भी, जो टू व्हीलर्स हैं पर्टिकुलरली, आपको ये पिछले क्वार्टर से सुनने को मिल रहा है। तो नथिंग न्यू, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट नहीं है उसका। फिर मैं चलो अब मैं फ्यूजन की बात करता हूँ, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस की जो स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस की है वो एक ही कंपनी है, फिर बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक बचेंगे। तो फ्यूजन का पिछले 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने खैर कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था और एक्स पे भी अपडेट किया था कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो पिछले क्वार्टर में 3 साढ़े 3 100 करोड़ का था, तो वो बढ़ के 500 से 550 करोड़ का हो सकता है Q2 में। इसका मतलब क्या? क्रेडिट कॉस्ट बढ़ना मतलब क्या? आपके प्रोविजनिंग बहुत आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है, आपके जो लोन्स हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं। और ये तो मैं पिछले क्वार्टर मतलब 3 महीने हुए हैं मुझे वीडियोज़ अपलोड करे हुए, तो मैं जब से कर रहा हूँ, और कोइंसिडेंटली उस टाइम से ही इंडस्ट्री खराब भी कर रही है जो माइक्रो फाइनेंस है। तो जब से मैं आया हूँ, जब से मैंने फाइनेंस की कंपनीज को डिस्कस करना शुरू किया, तो एक चीज़ बोली है कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी ले लो, इवन दो नाम उनका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन उनका मेजर काफ़ी बैंक्स का जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो है, जो एसेट पोर्टफोलियो है, जो लोन बुक है उनकी, वो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में ही है, जो अनसिक्योर्ड होती है, तो वहाँ पे भी स्ट्रेस आ रहा है। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की तो हालत पूरी खराब हो चुकी है, बहुत ही गंदा अपडेट था इनका। 3.24 या 3.5 से तो नीचे, 3.3 3.24 इस टाइप के हिसाब से इनका क्रेडिट कॉस्ट थी क्वार्टर वन की। तो इस बार ही तो मुझे लग रहा है जो क्रेडिट कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली फिर से ये कंपनी लॉस दिखाने वाली है अपने Q2 के रिजल्ट में, बिकॉज Q1 में ऑलरेडी ये लॉसेस में थे। तो अच्छा अपडेट नहीं है, और अब सीईओ को चेंज करने की बात भी चल रही है, और ये इक्विटी रेज करने वाले हैं 550 करोड़ की। इवन दो इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 26% का है, बहुत कम नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ये अभी से कैपिटल रेज करेंगे तो तब जाके इनको थोड़ा टाइम बाद कैपिटल आएगा इनके पास। और कैपिटल रेज क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है, अब आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने सारा तो प्रोविजनिंग में निपटा दिया ना, जितना इन्होंने सरप्लस जमा किया था, रिजर्व जमा किए थे, कैपिटल अभी तक जमा की थी, जो इनको प्रॉफिट पिछले कई सालों में बन रहा था, वो एकदम से इनका कम हो गया है। क्योंकि इनको पिछले क्वार्टर में भी 300 समथिंग करोड़ की इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी, मतलब इनको नुकसान हुआ है उसका। जो उन्होंने लोन दिया था, लोगों ने ईएमआई वापस नहीं किया, तो इनको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ा। इस बार भी 500 साढ़े 500 करोड़ का अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा। तो जो इनके पास कैश बैलेंस था, जो रिजर्व में पैसा रखा हुआ था, जो इक्विटी थी इनकी, वो खाली हो गई। अब इनको रिप्लेनिश करना है, तो उनको और इक्विटी खरीदनी पड़ेगी। इसीलिए अब ये इक्विटी डाइल्यूट करके, या कोई भी इनका जो तरीका होगा, 500 या 550 करोड़ का इक्विटी रेज करने की बात कर रहे हैं। तो ये फ्यूजन का हालत है, बहुत खराब है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा वेट करो, और मैनेजमेंट को और बाकी और जो माइक्रो फाइनेंस में कंपनीज हैं उनको सुनो, जहाँ पे सबके सब एक इंडिकेट करना शुरू कर देंगे ना कि हमारी हालत ठीक हो रही है, तो उस पॉइंट पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कंपनीज में, ठीक है। मैं ईसैफ की बात करता हूँ। ईसैफ अगेन केरला बेस्ड कंपनी है। माइक्रो फाइनेंस का आप देखेंगे ना, जब से चला है माइक्रो फाइनेंस इंडिया में, बहुत पुराना नहीं है ये माइक्रो फाइनेंस, अभी कुछ टाइम ही हुआ है इसको चले हुए। लेकिन जो शुरुआत आप कहेंगे माइक्रो फाइनेंस की इंडिया में, वो सदर्न स्टेट से हुई है, केरला, तमिलनाडु एंड ऑल। यहाँ पे चलता था पहले माइक्रो फाइनेंस, और फिर यही मॉडल पूरे पैन इंडिया स्केल किया है। तो अगर आप देखेंगे ईसैफ का तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी से नहीं, पिछले कई क्वार्टर से इसका बुरा हाल है। इसका आप एसेट क्वालिटी अगर देखेंगे ना, तो वो एसेट क्वालिटी देखेंगे, मतलब जीएनपीए, एनएनपीए देखेंगे, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इनके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, इनके लोन्स खराब होते जा रहे हैं। और सिंस इनका जो एसेट क्वालिटी है वो बढ़ता जा रहा है, सेम टाइम पे ऑब्वियसली मतलब एक डायरेक्ट लिंक होता है आपका, जो इनका आरओई और आरओए का फिगर है वो कम होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज अगर आपका एसेट क्वालिटी ज्यादा खराब हो रहा है, तो आप क्या करते हो, अपनी जेब से प्रोविजनिंग करते हो, अपने प्रॉफिट में से, जब रेवेन्यू से आप डायरेक्ट कॉस्ट हटा के, फाइनेंस कॉस्ट हटा के, अलाना फलाना ढिमाका सब हटा के, जब आपका प्रॉफिट आता है नीचे, उससे एक स्टेप पहले आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फिगर होता है, उसके बाद वाला जो ऑपरेटिंग फिगर आता है, नेट प्रॉफिट आता है, उससे पहले प्रोविजनिंग खींच के बैंक साइड कर देता है, कि उसको जो लगता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होगा आगे जाके, जो कस्टमर्स वापस नहीं कर रहे हैं, तो अब
अब हम कस्टमर्स को जेल में तो नहीं भर सकते हैं। अब जो वो भी छोटे-छोटे कस्टमर होते हैं, तो कितना बैंक इनके पीछे पड़ेगा? क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस ज़्यादा करते हैं ना। इनका आई थिंक 67% तो माइक्रो लोन्स हैं इनका, जो छोटे-छोटे टिकट साइज़ेज़ होते हैं। अब कहाँ एक जो कस्टमर है 10, 20, 40 हज़ार रुपए उसने लिया है, उसके पीछे कितना पड़ेंगे? कितना लीगल वेज़ कितना अपनाएँगे? तो ये क्या करते हैं, अपने जेब से प्रोवाइड करते हैं, मतलब अपना नुकसान ये झेलते हैं जब इनका क्रेडिट कॉस्ट खराब जाता है या फिर जब इनकी प्रोविजनिंग, जब इनके लोन्स खराब हो जाते हैं, तो अपने जेब से पैसा भरते हैं। अब जब इनको अपने जेब से यहाँ पे पैसा भरना पड़ा है, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट को आने ही नहीं दिया, उससे पहले ही प्रोविजनिंग कर ली, तो प्रॉफिट कम आएगा। तो आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर शेयर होल्डर्स इक्विटी। और आरओई का फॉर्मूला में भी न्यूमरेटर सेम रहता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर एसेट्स। तो जब न्यूमरेटर कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट ही आपका कम हो गया, बिकॉज आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी, प्रोविजनिंग ज्यादा की है, तो आपका नेट प्रॉफिट कम हुआ। तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट लिंक है। आपकी प्रॉफिट जैसे ही आपके जीएनपीए एनएनपीए के फिगर बढ़ेंगे, मतलब एसेट क्वालिटी जैसे आपकी खराब होती रहेगी, वैसे वैसे आपका आरओई एंड आरओए में डिक्लाइन आता रहेगा। तो सेम इस बैंक के साथ हो रहा है। अब मैं इसका दूसरा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि FY23 से FY24 की मैं बात करूं, तो कॉन्स्टेंटली पेन में था ये बैंक, जो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ईसैफ। तो ब्लेंडेड अगर मैं फिर भी देखूं, तो FY23 से FY24 में आते आते इसने 20% का टॉप लाइन नहीं बोलूंगा, एडवांसेस का जो इसका लोन बुक था उसका ग्रोथ किया। अभी इन्हें Q1 FY25 में आते आते वो ग्रोथ 20% से कम होके 14.5 पे आ गया था, मतलब 15% पे आ गया था। और Q2 FY25 में अभी अगर मैं इनकी बात करूं, तो 12% पे आ गई है इनकी ग्रोथ, 12-13% पे। तो ऑब्वियसली जब एक बैंक प्रॉब्लम फेस करता है, जब उसका एसेट क्वालिटी इतना खराब होता है, इसका जीएनपीए का अगर मैं बात करूं तो 6% से ऊपर है, एनएनपीए 3% से ऊपर है, बहुत ही ज्यादा खराब है इनकी बुक। तो जब बैंक की बुक खराब होती है ना, मतलब उसके जब लोन्स बहुत सारा उसको प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है बैंक का, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना जो एक्सेलरेटर उसने दबाया हुआ है, लोन ग्रोथ का एक्सेलरेटर है, वो उससे पैर खींच लेता है। क्योंकि अगर वो अभी भी सेम पेस से ग्रो करता रहेगा, तो आगे जाके फिर उसके लॉसेज आएंगे। कितना अपनी जेब से कितना इक्विटी खाली करेगा, जितने रिजर्व है सारे तो ऐसे ही खाली हो जाएंगे जैसे फ्यूजन के हो रहे हैं। तो इसीलिए जब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये जो बैंक्स हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है, इमीडिएटली एज एन इम्पैक्ट ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। वही चीज़ ईसैफ में भी हो रही है। अब मैं बात करता हूँ सूर्योदय की। इसमें पिछले कई टाइम से थोड़ा-सा ऐसे बोलेंगे कि अ, थोड़ा-सा बेटर परफ़ॉर्म कर रहा था, लेकिन इस बारी अगर मैं बात करूँ, पिछले बारी इसने मैं डिसबर्समेंट की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस लोन बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। डिसबर्समेंट की अगर मैं बात करूँ, तो 40% से ज़्यादा इसने डिसबर्स किया था Q1 FY25 में, और इस बारी आते-आते ये 2% पे आ गया फिगर। तो ऑब्वियसली इनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम नज़र आया है। अगर मैं इनका, हाँ, Q2 का डिसबर्समेंट 2.5% है। अब इनका भी, सूर्योदया का भी, जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है, उसमें भी 2 अलग-अलग सेगमेंट हैं इनके। और एक तो इनका जो जेएलजी वाला है, जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाला है, जिसमें अगेन जो मैंने बहुत बारी बताया है कि ये महिलाओं को लोन देते हैं जैसे जाके। जेएलजी का कॉन्सेप्ट आपका बांग्लादेश से आया है, जो मोहम्मद यूनिस वहाँ के अभी वाले जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनसे आया है। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये छोटे-छोटे लोन्स देते हैं डिफरेंट डिफरेंट महिलाओं को। लोन्स इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जो उनकी गारंटी होती है वो ग्रुप की होती है। तो डिफ़ॉल्ट का रेट इसमें कम होता है, बट ऑब्वियसली जब पूरा माइक्रो फाइनेंस ही खराब कर रहा है, तो सूर्योदय कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। इनका भी जो माइक्रो फाइनेंस का कस्टमर है, इनको पैसा वापस नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन सूर्योदय का दूसरा एक और मैंने बताया, इनके माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में भी 2 पार्ट है, एक जेएलजी वाला है, एक है विकास लोन्स। जो ये विकास के लिए लोन देते हैं, मैं उसको बताता हूँ क्या होता है। ये इट्स अ डिफरेंट वर्ड फॉर इंडिविजुअल लेंडिंग। बहुत कंपनीज क्या करती हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कि इनके जो ग्रुप कस्टमर्स होते हैं, जो जेएलजी कस्टमर्स होते हैं, वुमेन जो होती हैं, तो उनमें से क्या होता है, जैसे 4 लोगों को लोन दिया, 4 महिलाओं को लोन दिया। अब 2 तो नहीं अच्छा कर रही हैं, और उसमें से लेट्स से एक कस्टमर ने अच्छा कर दिया। अब वो पहले उसने 40,000 का लोन लिया था, अब वो जाके 50 का लेगी नेक्स्ट साइकिल में। फिर उसके बाद वो 50 का जब वो वापस कर देगी, 40 का उसने वापस ऑलरेडी कर दिया, 50 का भी उसने कर दिया, 2 साइकिल इस कस्टमर को ऑलरेडी बैंक के साथ हो गए। तीसरी साइकिल में बैंक क्या बोलेगा, या चौथी साइकिल में ये बैंक क्या बोलेगा कि यार आप अच्छे कस्टमर हो, आपका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है, आप बैंक के साथ बहुत टाइम से जुड़े हो, आपने बैंक को जितने लोन लिए हैं सारे वापस किए हैं, तो आपको अब हम ग्रुप में लोन नहीं देंगे, आपका हम टिकट साइज बढ़ाएंगे। तो ये करते हैं,
यूजुअली कंपनीज इसको कहते हैं इंडिविजुअल लोन। दे ग्रेजुएट अ जॉइंट लेंडिंग ग्रुप कस्टमर फ्रॉम अ ग्रुप लोन टू एन इंडिविजुअल लोन। तो इस केस में ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल लोन को इन्होंने एक नया नाम दिया है विकास लोन करके। तो चाहे वो बेसिकली एमएसएमई टाइप के लोन, धंधा चलाने के लिए, बट एक ग्रुप में नहीं देते हैं, ये देते हैं उसको टिकट साइज बढ़ा देते हैं, क्योंकि ट्रस्ट हो जाता है कस्टमर पे, टिकट साइज बढ़ा देते हैं। और टिकट साइज बढ़ाते हैं तो इनको फायदा क्या होता है बेसिकली इससे, कि एक तो इनको अच्छा कस्टमर मिल गया, बहुत मतलब फिल्टर आउट होके आते हैं वो कस्टमर्स जो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को जॉइंट लेंडिंग से और इंडिविजुअल कस्टमर के, विकास लोन अगर इस सूर्योदय के केस में मैं बात करूं। और दूसरा, इनका एक्विजिशन कॉस्ट कम पड़ जाता है इनको। ये बीच के जो ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको नाम मैं भूल गया उनका, डीएसओ जिन्हें कहते हैं, डायरेक्ट डीएसए जिन्हें हम कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, तो उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, उन पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, कस्टमर ये खुद ही से एक्वायर करता है, बिकॉज इनके साथ वो कस्टमर बहुत पहले से है। और ये इसीलिए भी करते हैं कि अब सिंस वो जो जो कस्टमर है वो 4 ग्रुप की महिलाओं में से वो एक बार-बार अच्छा कर रही है, तो अब उसको छोटे टिकट साइज़ से उसका काम नहीं चलेगा, उसको अब बड़ा लोन लेना पड़ेगा। और अगर सूर्योदय नहीं देगा तो वो किसी और पे चली जाएगी, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। तो ये सूर्योदय और बहुत सारे बैंक ऐसे ही करते हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है सारे ऐसा करते हैं, इंडिविजुअल लेंडिंग करते हैं, ग्रुप लेंडिंग से हटा के कस्टमर को इंडिविजुअल लेंडिंग पे लाते हैं, ताकि कस्टमर छोड़ के ना चला जाए बैंक। तो अगेन इसका है तो 58% माइक्रो स्पेस में, लेकिन इसमें से भी 95% जो है वो सीजीएफएमयू से गारंटीड है। इसका मतलब क्या, सीजीएफएमयू आपको नाम से सुन के लगेगा कोई गाली है, कोई इंग्लिश स्लैंग है गाली का, लेकिन इसका है कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था कोविड वगैरह के टाइम पे। तो 95% उससे इंश्योर्ड है। ऑफ कोर्स उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन फिर आपका रिस्क भी कम हो रहा है। तो कोई बहुत बुरा अपडेट नहीं रहा है, एज मतलब एक चीज इसकी ऑब्वियसली खराब रही है कि डिसबर्समेंट जो 40% ग्रो कर रहे थे, ऑब्वियसली वो 2% पे आ गए। तो ये एक ही पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो उसने उसको, मेरे लिए इसने काफी ज्यादा चीजें खराब कर दी है। और जितना मुझे ध्यान पड़ता है, इनका एसेट क्वालिटी भी खराब हुआ है। आप एक बार जाके देख लेना, इनका एसेट क्वालिटी भी थोड़ा खराब हुआ है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। गोदरेज मैंने फ्यूजन बता दिया, ईसैप, और मैं उत्कर्ष का बताता हूँ। उत्कर्ष का क्या है, उत्कर्ष की यू मतलब मोटा माटी चीज़ें तो ठीक हैं। अगर मैं इसके Q1 की बात करूँ तो 31% से इसका जो था डिसबर्समेंट बढ़ा था Q1 में, और इस बार ही आते आते फिर वो 28% पे हो गया है। प्रॉब्लम आया है, कम हो गया है। अगेन अगर आपका लोन बुक का ग्रोथ कम हुआ है, तो आपको एक थॉट आपके दिमाग में अचानक हिट करना चाहिए कि अगर लोन बुक का ग्रोथ कम हुआ है या डिसबर्समेंट का ग्रोथ कम हुआ है, जैसे कि मैंने सूर्योदय के केस में बताया, इसका मतलब क्या कि बैंक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रहा है। कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ऑब्वियसली जो उसका अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है उसमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है। प्रॉब्लम नजर आने का मतलब क्या होता है कि आपके एनपीएस बढ़ रहे हैं, जो जीएनपी हो गया। और जब हम जीएनपी में से प्रोविजंस को माइनस करते हैं तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आता है, एनएनपीएस आता है। ठीक है। तो इसने ग्रोथ अपनी कम कर दी है, 3% से ही करी है, बट कम तो कम होता है। अब फिर इसका भी मैं अगर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का पोर्टफोलियो देखूं तो 57% का है। अगेन जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष, सूर्योदय, ईसैफ की मैंने बात करी, इनका मेजर जो चंक ऑफ पोर्टफोलियो है वो माइक्रो फाइनेंस में है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे लोन्स आप देते हो इंडिविजुअल्स को, जिनको जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो केटर नहीं करते हैं, उनको मुंह भी नहीं लगाते हैं वो लोग। तो मेन प्रॉब्लम उत्कर्ष में क्या आई है कि इसकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी, कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है कि लेट्स से आपने 100 रुपए जमा करने, 100 रुपए कलेक्ट करने हैं इस महीने ईएमआईस के अपने कस्टमर से, और आप लेट्स से 96 कर पाए, तो आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी हुई इस केस में, 96%। तो इस बैंक की उत्कर्ष की 96, 97, 98 इस परसेंट के हिसाब से रहती थी इसकी कलेक्शन एफिशिएंसी। लेकिन माइक्रो वाले अभी माइक्रो फाइनेंस वाले इसके सेगमेंट में 92.3% की कलेक्शन एफिशिएंसी हो गई है। मतलब जो इसके छोटे वाले जो ये लोन्स हैं, जो माइक्रो सेगमेंट में जो जितने भी इसके लोन्स हैं, वहां से कलेक्ट नहीं कर पा रहे, जो ये बैंक की कलेक्शन टीम है वो कलेक्ट नहीं कर पा रही है। मतलब लोन्स आगे खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी कम हो रही है, इसका मतलब लोन वापस नहीं आ रहे हैं। आपने 100 रुपए इकट्ठा करने थे, पहले आप 96 करते थे 100 में से, अभी 92.3 कर रहे हो। तो बहुत मतलब यहाँ पे आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है। अचानक 4% का कलेक्शन एफिशिएंसी कम होना इज अ वेरी इट्स अ बैड न्यूज इन माय पर्सनल ओपिनियन। और ऊपर से अगर मैं इसको एक न्यूज के साथ देखूं, न्यूज मतलब जो न्यूज फ्लो आ ही रहा है, जो हर मैनेजमेंट कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस में दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, तो
उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो एक्चुअली में मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। तो कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट इनमें से किसी का भी नहीं था। फ्यूज़न की भी हालत ख़राब है। अब गोदरेज का मैं अच्छा-बुरा इसीलिए भी नहीं कहूँगा क्योंकि उसका तो यार बेस इतना ज़्यादा है, वो कैसे ग्रो करेगा? आपको डिविडेंड से ही जो पैसा मिलेगा, मिलेगा, थोड़ा बहुत प्राइस एप्रिसिएशन होगा। अब स्टार्टिंग पे मुझे गोदरेज का ध्यान नहीं है कितना है, बट आई एम प्रेटी श्योर इस ग्रोथ के हिसाब से, इसका जिस हिसाब से मार्केट है, देखा नहीं है मैंने, बट वो 60 से ऊपर होना चाहिए। आई डोंट नो कितना है, बट होना चाहिए 60 के ऊपर। ठीक है? इन चारों के बारे में हो गया डिस्कशन का। फिर से मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।